नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है सेंसरशिप का सवाल। और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में आई एक वेब सीरीज IC-814 कंधार विमान अपहरण हादसे पर जो सीरीज बनी है, जो नेटफ्लिक्स पर आई है अनुभव सिन्हा की, उसको लेकर के जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद नए सिरे से OTT प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप के दायरे में लाए जाने की बहस जो है वो छिड़ गई है। तो क्या ये बहस किस हद तक जरूरी है, क्या सेंसरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सेंसर तो पहले से लागू है फिल्मों को लेकर के, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई सेंसरशिप नहीं है अभी तक। तो क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या तर्क वितर्क हो सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सिनेमा, टेलीविजन और मनोरंजन की दुनिया से, लिखने पढ़ने की दुनिया से। हमारे साथ अविनाश दास हैं, फिल्मकार हैं, पत्रकार से फिल्मकार बने हैं। और हमारे साथ शिबा असलम फहमी हैं जो कि पत्रकार भी हैं, टिप्पणीकार भी हैं और यूट्यूब पर अपना एक चैनल चलाती हैं किंतु परंतु के नाम से। संजीत नार्वेकर जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं, बहुत गंभीर टिप्पणी करते रहे हैं लगातार वर्षों से। कई किताबें लिख चुके हैं सिनेमा पर, मराठी सिनेमा पर, हिंदी सिनेमा पर, और कई डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। हमारे साथ अजय परमात्मा जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फिल्म समीक्षा के काम में लगे हैं और आजकल फिलहाल डिजिटल मीडिया पर भी सक्रिय है और अपना एक चैनल सिनेमा हॉल के नाम से यूट्यूब पर भी चलाते हैं। जबरी उमर फारूक साहब हैं जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा पर लगातार लिख पढ़ रहे हैं और कई सारी किताबें लिख चुके हैं और हमारे कार्यक्रम में आप सभी लोग लगातार शरीक होते रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं शिवा जी कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो सवाल है कि ये जो नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है कि नहीं OTT के कंटेंट को भी जो है वो कुछ काट छांट के दायरे में लाया जाए, सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या OTT पर सेंसरशिप होनी चाहिए, क्या ये जरूरी है या नहीं? और क्या ये एक कोई ऐसा मसला है जो कि इतना आसान नहीं है जिसका जवाब देना, ये जटिल सवाल है, या इसको आपको लगता है कि नहीं एक लाइन में कहा जा सकता है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी शिवा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। ये जो सवाल है जटिल तो है ही और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देना मुश्किल रहेगा, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ये सवाल बनता है। क्योंकि एक समाज के तौर पे राष्ट्र राज्य ने, सरकारों ने अपनी जनता में उतना इन्वेस्ट नहीं किया है कि वो ऐसी जनता बना सके जो नीर चीर कर सके, जो इतनी दिमागी तौर पे इतनी मजबूत हो कि गलत और सही को का फर्क करके चीजों को समझे। तो ऐसे समाज के लिए ये सवाल बनते हैं। मुझे याद आ रहा है दा विंची कोड आई थी और दा विंची कोड को लेकर के चाहे कितनी भी बातें हुई हों, लेकिन वहां का समाज और उसमें धार्मिक लोग थे जिनका फेथ का सवाल था, वो लोग भी थे, जो फेथ में नहीं थे वो लोग भी थे, लेकिन उस तरह का रिएक्शन नहीं आया था। हालांकि वो बहुत अमूल चूल बातें कर रही थी, परिवर्तन सोच में लाने वाली बात कर रही थी या सवाल उठा रही थी उस घटना के बारे में जिसके साथ एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अपने आप को मुंसलिक करती है। तो बुनियादी तौर पे एक अपरिपक्व, कम पढ़ा लिखा, अशिक्षित समाज या शिक्षा में तार्किकता की कमी, वैज्ञानिकता की कमी, और ये जिसको हम एथिक्स कहते हैं, एथिकली हम लोग बहुत ज्यादा इस समय हमारी पूरी जो समाज है वो सवालों के घेरे में हम देख रहे हैं कि थोड़ा डाइग्रेस होगा, मुझे इसकी इजाजत दीजिए कहने की, कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपराध सिर्फ इसलिए उन पर बात नहीं हो रही क्योंकि अपराधी का धर्म और जाति देखी जा रही है। खासकर बलात्कार के मामले में आप देख लीजिए जिस तरह का हो रहा है, तो जो अपराधी है वो क्या, कौन है, उस वजह से फिर टीवी स्टूडियोज में, समाज में उस तरह से उद्वेलित नहीं हो रहे हैं लोग, बात नहीं हो रही। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको निशानदेही की है कि ये भी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रियाओं के ऊपर बात करें, समाज हमारा इस कदर बटा हुआ है और बटने के आधार इतने क्षुद्र हैं, धर्म, जाति,
इतने क्षुद्र आधार हैं कि फिर हमें ये लगता है कि ये आएगा तो दंगा हो जाएगा, वो आएगा तो जनता प्रभावित हो जाएगी या जनता इसको सच मानेगी। ऐसे समाज में जिसको परिपक्व होने नहीं दिया गया है और जो अपनी बहुत सारी असुरक्षाओं की वजह से, जैसे दलितों को ब्राह्मणों से असुरक्षा है और ब्राह्मणों को दलित से असुरक्षा है, ये वाला जो पूरा नेट फ्रेमवर्क है, इसकी इन असुरक्षाओं की वजह से, क्योंकि बहरहाल हम एक डिप्राइव्ड स्कार्सिटी वाली पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी डिप्राइव्ड है, हमारे यहाँ इक्विटी नहीं है, सब कुछ एक तरफ जमा हो रहा है और कुछ लोग सबसे बड़ी, मतलब भारत सबसे बड़े आबादी है गरीबों की, तो ये सब देखते हुए ये जो संस्थाएं हैं ये पनपती हैं या इनको बल मिलता है कि एक राष्ट्र राज्य के तौर पे जो सरकारें नहीं की उसका खामियाजा ये है कि हम आर्ट में, कल्चर में इन चीजों को ढकना चाहते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में हम कुछ ढक नहीं पा रहे। आप सोचिए उज्जैन की जो घटना है उस पर कल को अगर अविनाश दास साहब फिल्म बनाएंगे तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि क्या क्या छुपा लो, क्या क्या हटा दो, या कोई और किताब लिखेगा। कहीं से म्यूजिक आ रहा है मेरे पास। जी, तो उज्जैन वाली घटना है, तो जब उसके ऊपर कभी कोई फिल्म बनाना चाहेगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, या कलकत्ता। तो मेरा यही ख्याल है कि हम एक कमजोर और अनैतिक और बहुत डरा हुआ असहज समाज है, इसलिए हमें ऐसे संगठनों की, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। जी, शुक्रिया शिवाजी, आपने समाज की अपरिपक्वता का सवाल उठाया है और राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उसको जिस तरीके से अपरिपक्व बने रहने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया। मैं अविनाश जी आपके पास आता हूँ। क्या जो प्रश्न शिवाजी ने उठाया है कि चूंकि समाज हमारा उतना परिपक्व नहीं है कि वो भेद कर सके कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरह से दिखाया जाता है, उसमें से वो निरीक्षित विवेक कर सके, तो क्या उस आधार पर जो सेंसरशिप की वकालत की जा रही है, जिसको शिवाजी ने भी अंत में कहा कि नहीं हमें कुछ ऐसा संगठन चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए, व्यवस्था चाहिए, क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था फिल्मों के संदर्भ में लागू है, पहले से लागू है सेंसरशिप का मामला, क्या ओटीटी पर भी वो लागू होना चाहिए? आपकी आवाज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अविनाश, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जनता जो है, हमारे दर्शक जो है वो अपरिपक्व है ना, क्योंकि अगर अपरिपक्व होती हमारी जनता तो पिछले दिनों ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं जो बुरी तरह से पिट गई हैं, और हम लोग जहां तक IC 814 के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने वो पूरी सीरीज देखी है। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप देखिए कि कौन से लोग हैं जिनको इस बात पर आपत्ति है कि इसमें 2 ऐसे नाम हैं जो हिंदू नाम लगते हैं और कोड नेम के रूप में उनका इस्तेमाल हुआ है। वे कौन लोग हैं जो इसका वितंडा खड़ा कर रहे हैं और जिसके पूरे आधार पे हम लोग OTT के सेंसरशिप की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये जो पूरा दौर था पिछला, उसमें बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्मों के लिए बहुत सारी सहूलियतें मिली मेकर्स को, उन्होंने बनाई। कुछ फिल्मों ने बहुत सारे पैसे कमाए और कुछ फिल्मों ने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो बड़ी तादाद में बनती रही। लेकिन इस पूरी कवायद को अगर किसी एक सीरीज ने पंक्चर किया है तो ये इस सीरीज ने पंक्चर किया है ना, क्योंकि आप देखिए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसका कंधार हाईजैक जो है वो एक बड़ा फेल्योर था। लेकिन जब इतिहास नया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस तरह की चीजें आकर के थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये खड़ा किया गया कि इसमें ये नाम क्यों रखे गए हैं। ये जो है वो बुरी नीयत से बनाई गई सीरीज है, लेकिन आप पूरी सीरीज देखिए तो दूसरे एपिसोड तक वो दोनों नाम नहीं आते, तीसरे चौथे एपिसोड में एक आध बार वो नाम आते हैं। जो इंसिडेंट्स उसमें है वो यात्रियों ने जो शेयर्स किए अपने अनुभव, उसके आधार पर बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो तय कर लेती है कि हमारे लिए क्या सही है, नहीं क्या नहीं सही है। इन तमाम वितंडा के बावजूद आप देखिए कि वो सीरीज देखी जा रही है नेटफ्लिक्स पे, नंबर 1 है। दूसरा क्या है कि
सेंसर बोर्ड तो है ही, सेंसर बोर्ड की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं। मैंने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड के प्राइमरी मेंबर्स ने जब स्क्रीनिंग हुई तो सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि इसमें जो है वो हिंदू मुसलमान एक तो सब्जेक्ट है, सांप्रदायिक सौहार्द सब्जेक्ट है। सौहार्द जो है आज की सत्ता की जो राजनीति है उसके लिए बहुत मुफीद नहीं है, इस वजह से वो डर गए। उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी को दे दिया। रिवाइजिंग कमेटी ने 2.5-3 महीने के बाद डेट दी, फिर देखी, फिर मुझे बुलाया और उसमें कुछ डायलॉग्स हटाने के लिए बोले। जैसे एक डायलॉग है कि आजकल हर चाय वाले में एटीट्यूड आ गया है। ये ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जिसको हटाने की बात कही जाए, लेकिन जब भी आप सेंसर की बात करेंगे तो ये मेकर्स, क्रिएटर्स से अलग एक स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं जो तय करेंगे कि हमको हमारा सिनेमा कैसा दिखाना चाहिए, हमको कैसी चीज बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। मैं थोड़े दिनों पहले ही शाहरुख खान और यश चोपड़ा जी का इंटरव्यू पूरा फिर से सुन रहा था। कई बार मैं सुनता हूँ, एक बहुत कमाल का मास्टर क्लास है। वो कहते हैं कि भाई एक फिल्म मेकर ये सोचता है कि हमें क्या बनाना चाहिए और वो सोच करके अपने जीवन में कई तरह के वो रिस्क लेता है। कहानी कहने का साहस जब वो दिखाता है तो वो अपने गट्स के आधार पे उस कहानी के साथ जनता के पास लेके जाता है। लेकिन बीच में अगर एक बिचौलिया आप खड़ा कर देंगे जो ये बोलेगा कि भैया ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, अपनी बात को ऐसे कहो, ऐसे क्यों कहा, वो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और इस पर और तरह की बातचीत होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के रूप में भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल रिवॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के, जो जैसा आदमी होगा किसी भी इस तरह के माध्यम का अपने तरीके से उपयोग करेगा। मुझे लगता है कि ये इस लेवल पे हम लोगों को इस दिशा में बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश, आपने जो बात कही है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देता है कि आपने जो बिचौलिए वाला एक एंगल उठाया है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह का मामला है कि जनता के बीच में और मनोरंजन क्रिएट करने वालों के बीच में एक बिचौलिया आ जाता है जो कि ये तय करता है कि आप क्या बनाएं और दूसरा क्या देखे, किस तरह से उसको पेश किया जाए। संजीत जी, आपके पास आता हूँ। ये जो प्रश्न है कि सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था बना करके एक बिचौलिया क्रिएट कर देती है। सेंसरशिप का मुद्दा जो है वो हमारे देश में जब से ये सेंसर का कानून आया तब से चल रहा है और तब से उसको लेकर के विवाद भी चल रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सांसद हैं और अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई है इमरजेंसी पर, जिसका नाम ही इमरजेंसी है और उसमें वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं और उनकी फिल्म खुद जो है वो सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी है। और उसमें ये एतराज जताया जा रहा है कि भाई आपने जो बहुत सारी चीजें दिखाई हैं वो शायद उस समय के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारे संगठनों ने उसमें जो है उस समय के हालात के चित्रण को लेकर के एतराज जताया। सिख संगठनों ने बहुत एतराज जताया, कांग्रेस का भी एतराज उस पर आया है। तो एक तरफ सेंसर की ये भूमिका आती है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं, जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, उसको लेकर के सेंसर कहीं ना कहीं काट छांट करता है। कहीं वो हिंसा की बात करता है, कहीं वो भावनाएं आहत होने की बात करता है, कहीं वो वल्गैरिटी का एक एलिबाई लेता है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो चीज है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए सोसाइटी में किसी चीज से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कंगना रनौत की फिल्म को ले लें या आईसी 814 के बारे में अविनाश ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वो जो सीरीज है उस सीरीज को देखने से, क्योंकि वो एक एम्बेरसमेंट था एक गवर्नमेंट के लिए और आज इत्तेफाक से उसी पार्टी की फिर से गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं उस एम्बेरसमेंट से उसकी याद दिलाए जाने से बचाने के लिए कि ये सारा एक तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि अंततः तो पहले ही पुरानी सरकार ने भी ये मान लिया था कि उन आतंकवादियों ने छद्मनाम रखे थे, उन्होंने कोड नेम रखे थे भोला शंकर नाम से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है उस पर भी दर्ज है सब कुछ, आज से बहुत साल पहले। तो फिर ये जो चीज शुरू की जा रही है, आपसे फिर मैं वही सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो चीज है ये पूरा का पूरा कुल मिलाकर के एक बिचौलिए वाला ही मामला है, या आपको लगता नहीं, समाज जो शिवाजी ने सवाल उठाया था कि समाज अपरिपक्व है तो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप संजीत जी? हाँ, मैं शुरू में ही मेरी भूमिका स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वो है कि मैं किसी भी सेंसरशिप के खिलाफ हूं, कोई भी सेंसरशिप हो। मुझे लगता है कि जनरली जो लॉज ऑफ द लैंड हैं, अगर समझो ऐसी फिल्म बन गई
जो ठीक नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आई, तो जो लॉ है उसको टैकल कर सकता है। उसके लिए ये कोई सेंसर बोर्ड या उसको अभी नया नाम दिया है 1983 के बाद सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तीन चीजें हैं, एक तो सेंसरशिप का फंक्शन नेगेटिव है, सेंसरशिप का फंक्शन रिप्रेसिव है, और सेंसरशिप का फंक्शन रिग्रेसिव है, अपने को पीछे ले जाता है। मुझे लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन जो था वही अच्छा था। आप मुझे बताइए, शांताराम थे, बिमल रॉय थे, दीप्ति कुमार बोस थे, क्या ये लोग ऐसी फिल्में नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने अपनी सिटीजनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी फिल्में बनाई, ऐसी फिल्में बनाई जो सोशल मुद्दों को टैकल करती थी। तो आजकल के फिल्म मेकर्स भी मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं। मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सेंसरशिप सिनेमा के युग में, एनालॉग युग जो बोलते हैं, एनालॉग युग में भी एनफोर्सेबल नहीं था। कहीं ना कहीं अगर आप फिल्म बैन करते थे, वो अंडरग्राउंड जाती थी और किसी दूसरे रूप में बाहर निकलती थी। तो कोई भी चीज बैन कर, देखिए अगर लॉज ला के, कानून ला के अगर कोई भी चीज सुधारी जा सकती है, तो हम लोग अभी मर्डर और रेप की दुनिया में नहीं रहते थे, पूरे की तरह से निकल गए होते। तो इसलिए मैंने कहा कि सेंसरशिप एनफोर्सेबल नहीं है, और खास करके डिजिटल और इंटरनेट के युग में एनफोर्सेबल नहीं है। अगर आप यहाँ से निकालते हैं, प्लेटफॉर्म से निकालेंगे, तो कहीं दूसरी तरफ से वो उभर आएगी। और जो आजकल जो नेट दिखता है अपने को, वो हार्डली 5-10% नेट है। जो कहते हैं कि एक डार्क वेब करके है जो अंडरग्राउंड है और जो अंडरवर्ल्ड यूज करता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं तीन ही उदाहरण लूंगा। एक साल पहले, मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट ईयर 2023 में, एक बंदे थे मिथुन विजय कुमार। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी करके एक अमेरिकन सीरियल थी, बड़ी बकवास सीरियल थी मेरे हिसाब से, सपोज टू बी कॉमेडी थी, लेकिन बहुत चली, 12 सीजन चली। तो उनको दूसरे एपिसोड के, कोई भी मेरे ख्याल से पहले या दूसरे एपिसोड में कुछ एक ऐसा आया कि जो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और उसमें ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें माधुरी दीक्षित के लिए कुछ अपशब्द कहे थे। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहा ये आप निकाल दीजिए। अच्छा, मजे की बात तो ये है, अगर आप जाके देखेंगे वो सीरियल और वो एपिसोड, तो वो दोनों बंदे भी कुछ ठीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना इधर ऐश्वर्या राय थी उसमें, ना माधुरी दीक्षित थी, एक्चुअली थी अमीषा पटेल। वो देख रहे थे कहो ना प्यार है। तो खैर वो बात अलग है। तो नेटफ्लिक्स वालों ने उस टाइम पे निकाली नहीं निकाली मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज तक वो आप यूट्यूब पे वही एपिसोड देख सकते हैं। और अभी तो क्या हो गया है कि क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो उतना ही सेगमेंट निकाल के अलग से दिखा रहे हैं। इसका मतलब है जो चीज आप छुपाना चाहते थे, उसको अंडरलाइन करके, अंडरस्कोर करके आप उसको दिखा रहे हैं। तो ये तो किस्सा हो गया। अच्छा, माधुरी जी भी, ये मेरे ख्याल से सेकंड एपिसोड का मतलब है कि 2009, 8-9 में दिखाया गया होगा अमेरिका में। तब तो मैडम माधुरी दीक्षित तो अमेरिका में थी, तभी तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इस साहब ने 2023 में उस पर ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे उस पर नजर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मैडम सेक्रेटरी करके एक अमेरिकन सीरियल बनी थी, ठीक ठाक। अभी हमारे यहाँ तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होता, हम उसको मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो मैडम सेक्रेटरी वाज अबाउट, थोड़ा सा हिलरी क्लिंटन पे बेस करके उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, सीरियल बनाई थी। उसके 5वें सीजन में मेरे ख्याल से एक एपिसोड में उन्होंने थोड़ा सा हिंदू एक्सट्रीमिज्म या नेशनलिज्म के बारे में बताया था, और एंड में उन्होंने जाके एक थोड़ा सा भाषण दिया था मैडम सेक्रेटरी ने। वो भाषण था, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में फर्क क्या है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जितना चेस्ट थम्पिंग नेशनलिज्म अमेरिकन लोग दिखाते हैं, फ्लैग को देख के ऐसे वैसे हाथ करते हैं, उससे ज्यादा और कोई कंट्री में नहीं है, नॉट इवन इन इंडिया। बट खैर वो बात अलग है, किस्सा अलग है। बट ये उनको लगा, अमेजॉन प्राइम पे दिखाया जा रहा था, अमेजॉन प्राइम को लगा शायद लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, हिंदुइज्म के बारे में है, तो इसको ना ही दिखाए तो अच्छा है। तो उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप करके निकाल ही दिया, बंद ही कर दिया। फिर क्या हुआ, आज तक वो एपिसोड यूट्यूब पे नजर आ रहा है, वूट पे नजर आ रहा है, जियो सिनेमा पे नजर आ रहा है। तो
मेरा कहने का मतलब है कहाँ तक सेंसरशिप करोगे, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में इसको यहाँ से दबाओ तो वहां से ऊपर आने वाला है, तो आप उसको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो क्योंकि द नेचर ऑफ द मीडियम इज सच दैट यू कांट कंट्रोल इट। एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ एंड में, और वो ये है कि एक फ्रेंच सीरियल थी कॉल माई एजेंट, जिसको हिंदी में बनाया था। अच्छा, कॉल माई एजेंट ओरिजिनल फ्रेंच सीरियल थी, उसमें एक पेट कुत्ता दिखाया जो हर एपिसोड में नजर आता है, और कुत्ते का नाम था जॉन गैबिन। और जॉन गैबिन इज ए वेरी फेमस 1930s 40s का फ्रेंच स्टार था, और लोग बहुत प्यार करते थे उससे। तो उसमें से बहुत मजा आ गया कि कुत्ते का नाम क्या है, जॉन गैबिन है, तो लोग, उनको लगता है दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, दिस इज द वे वेस्टर्न सोसाइटी लुक्स एट सिनेमा और सीरियल। लेकिन वो सीरियल जब हिंदी में बनी तो कुत्ते का नाम कर दिया पंकज, तो जितने भी जोक थे सब फ्लैट हो गए। अच्छा, आप उसका नाम दिलीप कुमार तो कर नहीं सकते थे क्योंकि आके सर फोड़ देते थे आपका। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस है जब आप सेंसरशिप करने जाओ। इवन सेल्फ रेगुलेशन अच्छी बात है, जैसे कि पुराने फिल्म मेकर्स थे वो सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करते थे, सेंसरशिप पे नहीं बिलीव करते थे, बट इवन देन दीज आर द प्रॉब्लम्स। देखो, आप इंडियन कंटेंट को तो कंट्रोल कर सकते हो, आप अनुभव सिन्हा को बोल सकते हो कि भैया ये मत करो, वो मत करो, कार्ड डाल दो, लेकिन इंटरनेशनल कंटेंट में आप क्या करेंगे? और जैसे कि थॉमस फ्रीडमैन ने कहा, द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग एंड वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द श्रिंकिंग वर्ल्ड। कि हमारा जो अमेरिका के साथ जो नाता है कि हम लोग बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में हर चीज उनके साथ कर सकते हैं क्योंकि द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। जब लोग वो सोते हैं तब हम उनका काम करके उनको भेज देते हैं, दूसरे दिन वो लोग वो काम देखते हैं, और इस तरह से आजकल की दुनिया आगे चलती है। तो जब हम उसका एडवांटेजेस लेते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी लेने ही पड़ेंगे अपने। सो यू कैन कंट्रोल इंडियन कंटेंट, इंटरनेशनल कंटेंट कैसे कंट्रोल कर सकोगे? और मजे की ये बात है कि जो इंडियन व्यूअर हैं, जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं जिसमें काफी फ्रंटल न्यूडिटी है, तो कल्चर के हिसाब से तो उसको सेंसर करना चाहिए। लेकिन वही इंडियन लोग जो हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भैया, हमको ओरिजिनल अमेरिकन सीरियल दिखाइए, ये क्या काट छूट के दिखा रहे हैं आप। तो दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन गेम ऑफ थ्रोन्स आता है, सक्सेशन आता है, या और कोई सीरियल आती है, वो बोलते नहीं, वी वांट टू सी द ओरिजिनल कंटेंट, वी वांट टू सी द ओरिजिनल व्हाट द फिल्म मेकर इंटेंडेड। एक जमाने में ये चल जाता था कि सेंसरिंग दिस थिंग। मेनी फिल्म मेकर्स उस जमाने में कहते थे कि भैया अगर आप काटने वाले हैं तो फिल्म ही मत, वी विल नॉट सेंड इट टू इंडिया। लेकिन हम लोग फिर भी इंसिस्ट करते थे कि रशिया बुरा मान जाएगा, तो फ्रॉम रशिया विथ लव बिकेम फ्रॉम नॉट 7 विथ लव। ये सब बचकानी हरकतें उस जमाने में चलती थी क्योंकि एनालॉग का जमाना था, आप कंट्रोल्ड है। अगर इंटरनेशनल फिल्म आती भी थी तो फिजिकल फॉर्म में आती थी। अभी तो आपका जो भी आता है कंटेंट, इट इज ऑन सैटेलाइट, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? और अगर ओटीटी का प्लेटफॉर्म है तो बहुत बार वो टेलीकास्ट होता है, हांगकांग से टेलीकास्ट होता है, कहीं और से टेलीकास्ट होता है, वहाँ के नियम अलग है, यहाँ के नियम अलग है। तो मुझे ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नजर आती है कि अगर आप सेंसरशिप की बात की जाए, और मुझे लगता है कि अगर फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अभी अनुभव सिन्हा ने, मैंने ये मैंने सीरियल देखी नहीं है जो लेटेस्ट है IC 814, लेकिन उसकी मुल्क देखी है, थप्पड़ देखी है, रावण की बात छोड़िए, वो उसकी पहली फिल्म थी। लेकिन बाद की जो फिल्में हैं उसने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुद्दे सामने रखे हैं। तो मेरे ख्याल से एज अ मैच्योर नेशन हम लोग जब अमृतकाल की बात करते हैं और 75 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा के ऑफ द नेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने वो मैच्योरिटी भी दिखानी चाहिए। क्रिटिसिज्म भी आता है तो वी शुड नो हाउ टू टैकल इट। और अगर पॉजिटिव चीज कही जाती है तो आई थिंक जो श्री कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में, स्थितप्रज्ञ में रहना चाहिए, कुछ भी आ जाए, यू शुड नॉट बी मूव्ड बाय नाइदर सफरिंग और गुड थिंग्स, नाइदर गुड वर्ड्स और बैड वर्ड्स शुड मूव यू, टेक इट एज इट कम्स। जी जी, आपने स्थित प्रज्ञ होने की बात पर लाके खड़ा कर दिया है। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। जो बात संजीत जी कह रहे थे कि वो किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हैं, एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात ये कि
जो उन्होंने कहा कि भाई पुराने जमाने के जो फिल्म मेकर्स थे वो सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करते थे, रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन क्या अजय जी आज के जमाने के फिल्म मेकर्स के बारे में हम ये बात कह सकते हैं? और एक चीज और कि ये सेंसरशिप का सवाल जो है इसको हम सिर्फ बीजेपी से क्यों जोड़े? आज के जमाने में ये कहा जा रहा है कि साहब पिछले 10 साल में 15 साल में ऐसा कुछ ज्यादा हमको दिख रहा है। हमें तो याद है कांग्रेस के जमाने में तो इमरजेंसी के पर जो किस्सा कुर्सी का तो एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है उसका कि कैसे फिल्म बैन हुई थी, और कांग्रेस के जमाने में भी बहुत सारे इस तरह के काम हुए हैं। तो ये क्या आप इसको क्या सत्ता के चरित्र से जोड़कर देखेंगे, या आप ये देखेंगे कि नहीं इस समय जो है लोगों की भावनाएं कुछ ज्यादा ही आहत होने लगी, इसलिए सरकार जो है खासतौर से जो उसका वोटर है, यानी जो बीजेपी का वोटर है, हिंदू वाला जो वोटर है, हिंदुत्व वाला जो वोटर है, उसको लेकर के सरकारें ज्यादा सचेत हैं और ज्यादा कहना चाहिए संवेदनशील है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? क्या कहेंगे आप? अभी खबर ये आ रही, मतलब अब खबर तो ये है कि ये जो इमरजेंसी फिल्म है उसमें सेंसर बोर्ड ने करीब 3-4 सीन डिलीट करने की, 3 सीन शायद डिलीट करने की बात कही, और करीब 10 से ज्यादा बदलाव उन्होंने सुझाए हैं। तो अब ये सब चीजें हो रही हैं, तो जो जिस सोच के साथ में कंगना रनावत ने फिल्म बनाई होगी उसमें तो शायद कहीं ना कहीं उनको काफी निराशा हाथ लगेगी। अजय जी। जी, बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि क्या पहले था और क्या सेल्फ रेगुलेशन था या सोसाइटी अनपढ़ है और ये सब। सच्चाई ये है कि जब भी सत्ता को मौका मिलता है वो आर्म ट्विस्टिंग करती है, दिमागों की ट्विस्टिंग करती है, उसको बुलाती है। और ये सत्ता का नहीं, सिस्टम का चरित्र है ये। सत्ता में कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो, वो जब भी आती है उसको अपने खिलाफ कुछ भी दिखाई पड़ता है तो वो करती है, फिल्म मेकर को बुलाती है, फिल्मों को रोकती है, और ये एक सिस्टम चला आ रहा है अपने यहाँ। अभी ज्यादा ये है कि कांग्रेस के जमाने में कुछ चीजें निकल आती थी, एक बृहद पैमाने पर बातें कह लेते थे, जब सीधे कांग्रेस पर कोई आपत्ति होती थी तब जाकर के ये दिक्कतें पैदा होती थी। अभी क्या हो रहा है कि भाजपा सरकार के समय में कोई भी हिंदू भावना, कोई भी ऐसी भावना जो सत्ता के चरित्र और स्वभाव से थोड़ा भी अलग जाता है या उनके मकसद से अलग जाता है तो उस पर आपत्ति होती है। जैसा कि संजीत जी ने कहा और दूसरे लोग भी इससे सहमत होंगे कि सेंसरशिप तो होनी ही नहीं चाहिए। ओटीटी पर नहीं है, सिनेमा से भी हटा देना चाहिए, सेंसरशिप बिल्कुल हटा देना चाहिए। और सेल्फ रेगुलेशन वाली बात, सारे फिल्म मेकर इतने समझदार हैं कि वो सेल्फ रेगुलेशन रखेंगे। हाँ, संविधान के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जिसको जो बात कहनी है कहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो IC 814 का मुद्दा है, अब देखिए कि अब भोला और शंकर तक बात नहीं रह गई है, वो तो डिस्क्लेमर लग गया। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं लोग कि फिल्म मेकर किसी अमेरिकी साजिश और पाकिस्तानी साजिश के तहत ऐसी सीरीज लेकर आया है जिसमें वो ISI को क्लीन चिट देना चाह रहा है। मतलब अनुभव सिन्हा ISI के एजेंट हो गए हैं, अनुभव सिन्हा अमेरिकी एजेंट हो गए हैं। ऐसे अगर सरकार को लगता है या उनके नुमाइंदों को लगता है कि अनुभव सिन्हा ये एजेंसी चला रहे हैं तो उनको तो पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। सीधी बात करनी चाहिए। ये क्या कि आप झाड़ी पे इधर उधर डंडे मार रहे हैं, सीधे कहो ना कि तुम ISI एजेंट हो और तुमने इस मकसद से ये सीरीज बनाई है ताकि ISI को क्लीन चिट दिया जा सके। भोला शंकर तो सिर्फ एक बहाना है, पहुंचना उनको कहीं और है और बात कुछ और करनी है, सेंसरशिप कहीं को और पहुंचाना है। ये इन सब बातों को अगर आप नहीं समझेंगे और एक मोटी मोटी बातें करते रहेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये सब बातें नहीं होती है। सीधी सी बात है, तांडव के समय ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ है। इमरजेंसी की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, इमरजेंसी पर रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए रोका गया है उस फिल्म को क्योंकि उससे भाजपा के हितों का नुकसान होता है। अगर सिख विरोधी बातें उसमें आएंगी तो पूरी सिख कम्युनिटी इनसे नाराज हो सकती है। ये सारी दिक्कतें, इसलिए वो अपने उन नुमाइंदों की भी, उन प्यादों की भी हत्या कर रही है। वजीर जब खतरे में रहेगा तो प्यादों को मरने देगा वो। और 3 सीन डिलीट कर दिए हैं जी, ज्यादा जी 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 मैं बता दूं, 3 सीन डिलीट कर दिए हैं, 10 बदलाव कह गए, UA सर्टिफिकेट दिया गया फिल्म को और उसके बाद रिलीज हो गई फिल्म। यही वजह होगी ताकि उनके हितों को नुकसान ना हो, इसकी वजह से वो सारे सीन हटाए गए होंगे।
पंजाब का जो रोल रहा, सिख समुदाय के एक जी धड़े का जो रोल रहा इमरजेंसी के बाद के दिनों में, इंदिरा गांधी के साम्राज्य में, इमरजेंसी से तो उसका सीधा ताल्लुक भी नहीं है। इमरजेंसी कब की बात थी, और ये सिख विरोधी घटनाएं तो बाद में होती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व में वो सारी चीजें आई होंगी। खैर उस पर हम बात न करें, हम लोग ICH1 जी जी अगर टिके रहे तो इस पर किसी भी तरीके की पाबंदी लगा के वो या दो शब्द डिस्क्लेमर के जोड़ करके, और सीरीज को पॉपुलर हो चुका है, वो चल रहा है। लेकिन अब जो बहस चल रही है ISI एजेंट होने की, उस पर भी बात होनी चाहिए कि मकसद क्या था, कहाँ पे। जब भी तीर निशाने पर लगता है ना, और तीर चुभती है उनको, तीर जब भी निशाने पे जाता है तो तीर को कुंद करने की कोशिश की जाती है, उस तीर को तोड़ा जाता है। और ये तीर को तोड़ने की ही कोशिश है कि इस तरीके के प्रावधान लगाए जाते हैं, या किसी को बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है, और फिर इसमें सुधार किया जाता है। जी शुक्रिया अजय जी, आपने जो बात कही है ये मैं फारक साहब के पास चलता हूँ। फारक साहब, आपने बाकी सारे लोगों की बातें सुनी, अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ये जो सेंसरशिप का मुद्दा है, OTT पर सेंसरशिप कुछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है आपको क्या लगता है कि जो समाज की परिपक्वता का प्रश्न है, या जो जैसे अविनाश ने कहा नहीं सोसाइटी इतनी मेच्योर हो चुकी है, अजय जी भी कह रहे हैं कि नहीं सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, संजीत जी भी कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, संजीत जी भी कह रहे हैं कि लोग इतने मेच्योर हैं। लेकिन जो ये मसला आ रहा है कि जैसे अभी हमने बताया कि भाई कंगना रनौत की फिल्म को जो है वो UA सर्टिफिकेट देकर रिलीज किया जाएगा, उनसे कहा गया है कि आप 3 सीन डिलीट करें, और उसमें 10 बड़े बदलाव करने की बात कही गई है। जो फिल्म मेकर जिस मिजाज से फिल्म बनाता है या जिस सोच के साथ फिल्म बनाता है, अगर आपने उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी तब्दीली कर दी, तो जो उसका मैसेज था वो तो कहीं ना कहीं उस पर तो असर पड़ता है। तो वो जो एक आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या जो क्रिएटिविटी का, जो क्रिएटिव फ्रीडम का मसला है, वो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। आप क्या कहेंगे, कैसे इस पर इसको बैलेंस कैसे किया जाए कि भाई सोसाइटी में ये इस तरह के मसले जो है ये उठे नहीं, और जो लोग हैं वो अपनी फिल्में भी अपने तरीके से बना सकें? क्या ये इतना आसान है? जैसा कि मैंने शुरू में शिवाजी से सवाल पूछा था कि भाई ये मसला कोई इतना सरल तो है नहीं, बहुत क्योंकि ये मुश्किल सवाल है। हमारी सोसाइटी, हमारी राजनीति और हमारा जो एक पूरा कल्चरल अमला यानी सिनेमा जिसका हिस्सा है, उसके बीच में कहीं कहीं कुछ इस तरह का कोई आप देख पा रहे हैं क्या कि नहीं इतनी समझदारी बन गई हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठीक ठाक तरीके से निभा लिया जाए? क्या कहेंगे आप फारक साहब? सबको नमस्कार। थोड़ा प्रश्न जटिल तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। हमारा समाज कैसा है, परिपक्व भी कह सकते हैं, कुछ मानों में अपरिपक्व भी कह सकते हैं। एक जमाना था तब फिल्मों में चुंबन नहीं दिखाया जाता था, और उसके लिए यही तर्क दिया जाता था कि हमारी जनता इस तरह के दृश्य देखने के लिए अभी परिपक्व नहीं हुई है। अब चुंबन से आगे की चीजें दिखाई जाती है तो अब तो परिपक्व हो गई, इसका मतलब है। तो अब किसको परिपक्व माने, उस समय को परिपक्व माने या इस समय को परिपक्व माने? अब अगर दूसरी चीजों से तुलना करें तो लगेगा कि नहीं, हम तो और पिछड़ गए हैं। थोड़ी भी आलोचना, मतलब कल मैं टीवी पर एक देख रहा था कि एक पत्रकार महोदय, टीवी के पत्रकार महोदय ये कह रहे थे कि देखिए, गुनाहों का देवता नाम रखा गया, हवस का पुजारी नाम रखा गया, हिंदू धर्म को किस तरह बदनाम किया जा रहा है, आप क्या करेंगे? ये इसका जनता की परिपक्वता और अपरिपक्वता से कुछ लेना देना नहीं है। वो पत्रकार जी 2014 में पैदा हुए होंगे। ये राजनीति का परिणाम है। राजनीति है जो चाहती है कि जनता ऐसी फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाए और समझे। मतलब धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता कब लिखी थी, और उसके बाद में बम्बई में फिल्म भी बनी, किसी ने चू तक नहीं, किसी को बुरा भी नहीं लगा है। कैफे आजमी ने आवारा सजदी कविता लिखी, तो मतलब कुछ जानकारी नहीं है। जनता का एक हिस्सा अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे कामों में व्यस्त रहता है, मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास भी, कि उसे अपने कहना चाहिए कि जानकारी और ज्ञान और विवेक को बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है आज से 25-30 साल पहले की तुलना में। और उसके कारण ये जो नया मीडिया आया है, ये उनको भरमाने के लिए
बहुत सक्षम हो गया और तरह तरह से भरमाता है। अब मैं सेंसरशिप के तो मैं कई बार कह चुका हूँ, सेंसरशिप वगैरह के मैं बहुत खिलाफ हूँ। और जहाँ सेंसरशिप नहीं है वहां भी कई बार सत्ता जो है, व्यवस्था जिस सिस्टम की बात की है, वो अपना खेल दिखाती है। आप लोगों को ध्यान होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध नई स्कूल के लिए एक इतिहास की किताब लिखी थी और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीजेपी ने, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी उस जमाने में, और कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें एक विशाल मूर्ति के लिए उन्होंने विशेषण इस्तेमाल किया, दैत्याकार मूर्ति। उन्होंने ये नहीं कहा कि दैत्य की मूर्ति, लेकिन वो कर दिया। अब उस पर हंगामा हो गया, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो ये सब अपरिपक्वता की निशानी है। रियल समस्या वही है जो लगभग सभी ने कही है। रियल समस्या क्या है? मैं आपको एक दो उदाहरण देकर एक दूसरे के अपोजिट इसे अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी आर्टिकल 370 फिल्म देखी, ठीक है, उससे कश्मीर फाइल्स का भी उदाहरण लिया जा सकता है, उससे वो द केरला स्टोरी का भी ले सकते हैं मैं, लेकिन मैंने आर्टिकल 370 पर एक लंबा आर्टिकल भी लिखा, लेख भी लिखा, जिसमें मैंने बताया कि कहाँ कहाँ तथ्यों की तोड़ मरोड़ की गई है, कितने बड़े पैमाने पर की गई है, और किस तरह से एक फिल्म के नाम पर झूठ परोसा गया, और किस तरह कुछ व्यक्तित्व को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को बदनाम किया गया है सोच समझकर। वो फिल्म तो सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दी, वो फिल्म दिखाई गई, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने समझा होगा कि इसमें जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन वो केवल झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि फिल्म ठीक ठाक ढंग से बनाई गई, लेकिन वो झूठ के पुलिंदे के अलावा नहीं था, और उसका एक स्पष्ट राजनीतिक मकसद था। और वो स्पष्ट राजनीतिक मकसद क्या था? वो फिल्म देखने वाला, चाहे वो उसका समर्थक हो या विरोधी हो, उसे बड़े आसानी से समझ लेता है। दूसरा, हम इसका ले IC 814, IC 814 में हंगामा पहले इस बात पर हुआ कि हिंदू नाम रखे गए, भोला और शंकर। जब ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये नाम तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से कोड नाम रखे थे, इसलिए तो दूसरा, जैसा कि अभी अजय ने बताया कि इस तरह का हंगामा हो रहा, लेकिन जिस बात की तरफ बहुत कम पत्रकारों ने ध्यान दिया कि इसमें जो भारतीय लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे दूसरे, उन सब के नाम बदले गए। उनके असली नाम क्यों नहीं रखे गए? उनके असली नाम रखे जाने चाहिए थे। AS दौलत का नाम होना चाहिए था, अजीत दोवल का नाम होना चाहिए, जसवंत सिंह का नाम होना चाहिए। उनके नाम तो बदल दिए गए, क्योंकि उनके नाम बदलते तो वो नेटफ्लिक्स को, उनके नाम वास्तविक नाम रखे जाते तो नेटफ्लिक्स को बुलाते नहीं, वो सीधे प्रतिबंध लगाते, क्योंकि तब वो सब कैरेक्टर और कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्सपोज होते। तो फिल्मकार ने ये सावधानी रखी, क्योंकि वो मालूम था कि अगर इनके नाम रखेंगे तो इससे जो है मेरे इस 6 एपिसोड के सीरियल को हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं देखने दिया। अब हम कुछ और बात करें इसी संदर्भ में कि वास्तव में मकसद क्या है। मकसद ये बताना है कि इस तरह की समस्या आती है तब किस तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि इसमें बीजेपी को या किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई। वास्तव में आर्टिकल 370 की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं कि तुलना करके देख सकते हैं कि एक फिल्मकार को कितनी ईमानदारी के साथ चीजों को रखना चाहिए। आर्टिकल 370 की तुलना में ये फिल्म कहीं ज्यादा तथ्यों के प्रति ईमानदार है और सही ढंग से चीजों को रखती है। कमजोरियां इसमें भी है जो हो सकती है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उस समय उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता।
और कई ऐसी चुनौतियां होती है, क्योंकि 175-76 लोगों की जिंदगी का सवाल है और वो बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग तर्क देते हैं, मैंने कुछ बहस मोबाइल से मैं सुना, क्या हम तो कमजोर रहे हैं हमेशा, हमारे में वो ताकत ही नहीं है। इजराइल होता तो इजराइल 75 साल से लड़ रहा है। इजराइल क्या हो गया, क्या हासिल कर लिया उसने, सिवाय अपने लोगों को खतरे में डालने के अलावा और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने के अलावा इजराइल ने हासिल क्या किया है? आज अमेरिका का हाथ उसके ऊपर से उठ जाए तो वो तो अपना वजूद भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए ऐसे उदाहरण देकर कि साहब डंडे से हर चीज को हल किया जा सकता है, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर थे और वो बहुत महत्वपूर्ण थे। फिल्में उसको बहुत ईमानदारी के साथ रखती है। जो बाकी चीजें बताई गई, जैसे कि ISI को एक तरह से छुपाया गया है, वो बिल्कुल नहीं छुपाया गया, शुरू वहीं से होती है, ISI से। और फिल्म ये सीरियल खत्म भी ISI से होती है, उसकी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो फिर इस बात को कहने का क्या मतलब? दूसरी बात, इसमें कोई कह रहा है कि नहीं ये सारा खेल ISI का था, तो फिर वो कंधार क्यों ले गए? फिर तालिबान, एक सवाल फिल्म में सभी का ध्यान गया होगा कि एक पत्रकार पूछता है, विदेशी पत्रकार तालिबान के उससे, कि भाई आपको ये प्लेन यहाँ पहुंचते ही आपने कैसे खाना सर्व कर दिया, क्या आपको पहले से मालूम था? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन ये एक डायलॉग ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो थी हाईजैक की, ये इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, इसमें तालिबान शामिल था और हो सकता है इसमें अलकायदा भी शामिल हो, जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में काम करने की जो कल्चर है ब्यूरोक्रेसी की, वो भी दिखाई गई है, वो हकीकत है, वो हम सब जानते हैं। चिट्ठियां आती है, पड़ी रहती है, कोई परवाह नहीं करता। तो इस दृष्टि से फिल्म, इस सीरियल को सीरियल की दृष्टि से देखना चाहिए, और हमेशा इस तरह के सीरियल या इस तरह की चीजें होती है, उसके पीछे कोई राजनीति हो या ना हो, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि एक राजनीतिक ऑब्जेक्टिव होता है, होना चाहिए। अगर वो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव हमारी सोच के विरुद्ध है, तो हमें उस फिल्म के विरुद्ध अपनी बात कहनी चाहिए। सेंसरशिप उसका जवाब नहीं है। आर्टिकल 370 पर लगाने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की स्वतंत्रता मुझे भी होनी चाहिए कि मैं उस फिल्म को क्रिटिसाइज कर सकूं, लिख कर, बोल कर, और उस पर कोई प्रतिबंध ना हो। जी, आपने जो बात कही है, आपने IC 814 पर बहुत विस्तार से बोला है, और मैं जब आपकी बात सुन रहा था, मुझे वो सीरीज जहां खत्म होती है, तो वो जो दो पात्रों का संवाद है, जो दो अपने भारतीय वार्ताकार हैं, उनका संवाद है, वो यहाँ खड़े हैं, तो वहां वो कहते हैं सो वी वन, एक आदमी कहता सो वी वन, तो दूसरा कहता डिड वी, दूसरा कहता वी फॉट, तो कहता डिड वी। तो ये जो है, ये अपने आप में जो है उस पूरे अभियान की जो कहना चाहिए सरकारी उसका जो हासिल था, या जिस तरीके से वो लड़ा गया, जिस तरीके से उसके बारे में प्रचार किया गया, वो फिल्मकार ने अपने इस एक छोटे से संवाद में उसकी एक पूरी तरीके से समीक्षा कर दी कि क्या हम लड़े भी, ये हम कह सकते हैं कि क्या हमने इस मुद्दे पर लेकिन जो आपने बात कही वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये कांड हुआ था, हम लोग न्यूज रूम में उस वक्त कितनी उत्तेजना होती थी, और किस तरह से जो अपहृत परिजनों के रिश्तेदार, अपहृत लोगों के रिश्तेदार जो हुआ करते थे, वो कैसे मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जा करके वहां लोग खड़े हो जाते थे और कैसे कहते थे कि आप जो है वो मंत्री की बेटी को छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों को क्यों नहीं छोड़ सकते। रुवैया सईद का नाम लेकर के कहा जाता था, और कैसे उन पर दबाव पड़ा। तो वो सरकार की मजबूरी भी थी, और ये बात भी सही है कि अटल जी की सरकार न होती, कोई दूसरी सरकार भी होती, तो उसके ऊपर भी यही दबाव होता, उसको ये करना पड़ता। बहरहाल शिवा जी, मैं वापस लौटता हूँ। आज की हमारी जो बातचीत है, जो दरअसल बेसिकली
सेंसरशिप के सवाल पर आ रही ओटीटी को लेकर के, और इसी बीच में हमने जानकारी भी दे दी कि हाँ भाई कंगना रनौत की फिल्म को लेकर के सेंसर बोर्ड ने क्या रवैया, क्या अल्टीमेटली फैसला ले लिया है। मैं आपसे वापस उसी सवाल पर आता हूँ। यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सही है, एक आजाद ख्याल समाज में और एक प्रगतिशील समाज में किसी तरह की इस तरह की बंदिश का क्या काम है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया था समाज की अपरिपक्वता का, जिस तरह के कंटेंट हम देखते हैं वेब सीरीज पर या जिस तरह का ओटीटी पर आता है, बात यहाँ पर संजीत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई थी कि भाई आप हिंदुस्तानी कंटेंट को तो आप चलिए मान लीजिए थोड़ा बहुत रेगुलेट कर लेंगे, उसको सेंसर कर देंगे, काट छाट कर देंगे, लेकिन जो विदेश से आ रहा है, बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी फिल्म तो अभी भी मौजूद है, वहां देखी जा सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि आप जब कोई मिर्जापुर जैसी सीरीज देखते हैं या कोई और सीरीज देखते हैं जहां पर कि आपको बेहिसाब हिंसा है, बेहिसाब गालियां हैं, बेहिसाब अश्लीलता है, और समाज में अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो कि मतलब इससे प्रभावित हो जाए, जैसे अभी मिर्जापुर का जो लास्ट सीजन आया उसमें एक कवि को ही दिखाया गया कि वो जिस तरीके से कविता पढ़ रहा है, उस कविता में वो जिस तरीके से वो अचानक मुशायरे में आकर के उसमें वो गालियों का जो एक मिक्सचर करता है, उससे जो एक पूरा माहौल पैदा होता है। तो अगर ये चीजें कहीं समाज में आगे आने लग जाएं तो उसका क्या असर होगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ रेगुलेशन वाली बात तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हो कि हाँ भाई ठीक है, इतनी ज्यादा गाली गलौज, इतनी ज्यादा हिंसा, बेवजह की हिंसा बहुत सारी कहीं दिखाई जाती है, क्योंकि लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, निर्माता निर्देशक भी उसका फायदा उठाते हैं इस छूट का। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो देखने के बाद हॉल के अंदर दर्शकों ने खड़े होकर वो नारे लगाए थे और कहा था हम भी बलात्कार करेंगे, हम क्या नपुंसक हो गए, हम भी इनकी औरतों के साथ यही करेंगे, और ये सारी बातें हुई थी। फिर केरला स्टोरी में उन्होंने 3 महिलाओं की या लड़कियों की घटना को 30 या 33 हजार बना करके पेश किया था, और इस तरह के कई उदाहरण हैं। तो फिर मेरा सवाल यही है, मैं सेंसरशिप के पक्ष में नहीं हूँ, मेरा सवाल यही है कि एक समाज के तौर पे हम कितना रेडी हैं रिसीव करने के लिए वो सब कुछ जो सामने से आ रहा है, और ये तय कर पाने के लिए इसमें क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और क्या सच है और क्या घनघोर झूठ है। ये सारे जो सवाल हैं ये आज के सवाल हैं। तो चाहे अगर कोई इसको फिल्म तो छोड़िए, अगर लेख के तौर पे भी अगर कोई इसको लाता है, कोई ये लिख करके लाता मान लीजिए, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होती या नहीं होती, या कैसे होता? क्योंकि जो सजग लोग हैं उनको पता है, वो अपने आप तय कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी जनता जो नहीं जानती है, जिसको उसकी फुर्सत नहीं मिली या जो इतनी प्रिविलेज्ड नहीं है, वो क्या करे? तो उसके लिए उसको आप इस तरह के दुष्प्रचार से या जहरीले कंटेंट से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? और अगर यही सब होता रहा तो इसका नॉर्मलाइजेशन कहाँ ले जाएगा? आज आप ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन का ही सवाल है कि दिन दहाड़े बलात्कार और लिंचिंग्स हो ही रहे हैं। हमारे समाज को एक वो मतलब अब वो कोई खबर भी नहीं बनते हैं ये सारे इस तरह की जघन्य घटनाएं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो सवाल है वो भी एक सवाल है। सही और गलत को परोसने का हक जो है वो उस पर सवाल रहेगा। तो अब आप इसके लिए कौन सी व्यवस्था करेंगे? सेंसर बोर्ड का चरित्र क्या होना चाहिए और उसका मैंडेट क्या होना चाहिए, इस पर भी बात हो जाए तो अच्छा है कि वो क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा। कितनी बार सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। अब बताइए कि वो 3 महिलाओं की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के कहा कि नहीं ये तो आपने झूठ दिखाया है, सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं किया था उसमें, या किसी और व्यवस्था ने कुछ नहीं किया था। और इस तरह की और भी चीजें होंगी जो मेरी नजर में नहीं, आप लोग बताएंगे। तो हम लोग कहीं बीच में झूल रहे हैं। सही सवाल सही जवाब दोनों सबके पास है, और लेकिन फिर वही है कि समाज क्या करेगा। और IC 814 के बारे में जो 814 के बारे में जो बहुत जरूरी है, ये सीरीज सबको देखनी चाहिए। देश के बहुत देखिए, मैं अगर कभी एयरपोर्ट पे क्रिप्ट करती कि इतनी सिक्योरिटी है तो इसको देखने के बाद कभी नहीं करूंगी। मुझे पता रहेगा कि ये कितना ये है कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है ये सब कुछ। तो इसलिए हमें दिखता नहीं, हमें लगता है ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन वो देखना चाहिए। एक चीज एक नागरिक के तौर पे भी, जब जी अग्रवाल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी न्यूज दिखा रहा था और
आतंकवादी जब हमसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जी न्यूज ने ये दिखाया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप तो प्रेशर में हैं, आपकी जनता आपको प्रेशर में है, हम प्रेशर में नहीं है, आप प्रेशर में हैं। तो जी न्यूज क्या कर रहा था? फिर जनता जिन तर्कों के आधार पर रोज घेर रही थी जसवंत सिंह को, वो तो एक जनता के तौर पे भी हम परिपक्व हो रहे हैं, और सिस्टम के तौर पे भी जो असली पॉलिसी पैरालिसिस है वो इस सीरीज में सटल है पूरी पूरी तरह से। एवरीबडी वाज क्लूलेस कि करना क्या चाहिए, और वो कह भी रहे थे कि हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। फिर जो नेपाल का जो इनपुट था उसको जिस तरह से इग्नोर किया गया, वो वाला जो सवाल है, तो इस सीरीज ने तो हम भारतीयों को बेहतर बनाने का काम किया, हर स्तर पे बेहतर बनाने का काम किया है। तो एक देश के तौर पे, एक नागरिक समाज के तौर पे हमें बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न चिन्ह हैं। हाँ, एक ही वर्ग है जिसको इससे दिक्कत है, वो ये है कि आपने पाकिस्तान को उतना भूसा नहीं भरा जितना भरना चाहिए था, और उसको सीधे तो वो नैरेटिव तो उनको हर जगह चाहिए होता है, उसको आप इग्नोर करें या ना करें वो रहेगा, वो छोटा सा एक क्लस्टर है वो रहेगा। लेकिन बहुत सारे टेक अवेज हैं सीरीज के, बहुत शानदार है, सटल है, बेवजह का थ्रिल नहीं है, बेवजह का एडवेंचर नहीं है, लेकिन उस सब के बगैर भी बहुत इंट्रीग है। आप छोड़ नहीं सकते बीच में, आप लगातार एक ही सांस में देख लेना चाहते हैं। तो एक शानदार काम हुआ है, कहीं कोई इसमें किसी को घेरे में नहीं खड़ा किया, जो हुआ वैसे ही बताया। दो जगह जहां जसवंत सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है वो बहुत जरूरी इन्फ्यूजन है, वहां पर एकदम उनको उन्हीं के शब्दों के साथ दिखाया गया, वो इन्फ्यूजन उसको बहुत ऑथेंटिक बनाता है। और उसने निर्माता ने अपनी जिम्मेदारी फैक्ट्स पर डाली है, अपने ऊपर नहीं डाली है, अपने नैरेटिव पर नहीं डाली है, सारी जिम्मेदारी फैक्ट्स पर डाल दी है, जो तथ्य थे उस दौर के उस पर डाली है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी सीरीज है, उसका स्वागत करना चाहिए, देश के पक्ष में है, देश के भविष्य के पक्ष में है। जी जी, शुक्रिया शिवाजी। मैं अविनाश आपके पास आता हूँ। शिवाजी ने खैर इस सीरीज के बारे में, यानी वेब सीरीज के बारे में काफी विस्तार से बोला, पारक साहब ने बोला, आपने बोला, और सीरीज को लेकर के निश्चित तौर पर जो मत है कि हाँ ये एक अच्छी सीरीज है, उसको देखा जाना चाहिए। इस पर जो विवाद है वो तर्कहीन विवाद है। लेकिन मैं वापस मूल सवाल पर आता हूँ, जो हम आज सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, और चूंकि इस सीरीज के हवाले से ये चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है, इसलिए हमको इस सवाल को नए सिरे से उठाना पड़ रहा है। वरना ये है कि भाई ये तो हमेशा से ये बात उठ रही है कि भाई अगर कोई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, आपत्तिजनक कंटेंट है, तो उसको नियंत्रित करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या वापस वही जो बात हम सनातनी बात कह रहे हैं कि हाँ नहीं सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज जो है वो काम करती है? क्या उसका वायोलेशन होने के चांसेस नहीं होते? अविनाश, आप एक फिल्मकार भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, आप दोनों चीजों को समझते हुए आप बताएं, समझाएं हमको कि अमिताभ जी, संजीत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और जबरीमल पारक साहब ने भी कहा था शुरू में कि संविधान जो है ना वो हमारे सामने है, और कोई भी घटना होती है उसके बाद उसका जो आकलन है वो संविधान के हिसाब से होता है। अगर कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं तो संविधान उसका इलाज करता है ना, न्याय की पूरी प्रक्रिया उसका इलाज करती है। जहां तक कश्मीर फाइल्स के बारे में शिवा जी ने कहा कि लोग जो है हॉल में जाकर के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम भी उनकी औरतों के साथ वही करेंगे जो हमारी औरतों के साथ उन्होंने किया है, ये जो पूरा मामला है ये सिनेमा के रिएक्शन में नहीं था, उन विजुअल्स के रिएक्शन में नहीं था। मुझे जहां तक लगता है हमारे समाज में जिस किस्म का जहर फैलाया गया है ना, उसका एक प्रतिनिधित्व हम दर्शक के रूप में वहां देख रहे थे। कौन लोग जा रहे थे वो फिल्म देखने के लिए? वो लोग जा रहे थे जो प्रायोजित थे, फिल्म भी प्रायोजित थी, प्रधानमंत्री का ये कहना भी प्रायोजित था कि इस फिल्म पर बहुत हो हल्ला है, देखो। बहुत सारे लोग जो है बल्क में टिकट खरीद रहे थे और लोगों को दे रहे थे। तो ये जो पूरा मामला है ये मतलब सेंसरशिप से इसका इलाज नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से, है ना। सब लोग वही कह रहे हैं, और अंततः शिवा जी भी कह रही हैं कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन का जहां तक मामला है, ये तो घरों घरों में सेल्फ रेगुलेशन शुरू से ही होता है कि भाई जिसको मैनर्स कहते हैं वो बच्चों को शुरू से दिखाया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह एक मनुष्य जो कि कभी साहित्यकार हो जाता है, कभी फिल्मकार हो जाता है, कभी पेंटर हो जाता है,
वो अपने विजन और सेल्फ रेगुलेशन से ही अपनी चीजें प्रोड्यूस करता है या सामने लाता है लोगों के। तो मुझे लगता है कि ये होता है, आप उसको कहें करें ना करें। हाँ, मैं मानता हूं कि सेंसर बोर्ड, जिसको अब सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र वाला बोर्ड बोला जाता है, उसको ये जरूर करना चाहिए कि भाई फिल्म देखे, फिल्म में कोई काट छाट ना करे, वो सिर्फ ये बताए कि ये बच्चों के देखने लायक फिल्म है, ये बड़ों के लिए देखने लायक फिल्म है। इस आधार पर वो केवल सर्टिफिकेट दे दे कि एडल्ट फिल्म है, ये यू सर्टिफिकेट वाली फिल्म है या ये यूए फिल्म है ना। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस की इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मतलब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और IC-814 एक बहुत कमाल की सीरीज बनाई है, जिसमें वो मतलब बेसिकली जो लोग वो वितंडा खड़ा कर रहे हैं, वो जो बहस खड़ी कर रहे हैं, ये सीरीज आप कई बार देखेंगे तो उनके पक्ष में भी जाती है ना। उनके पक्ष में इस तरह जाती है, जब वो डिसीजन लिया जा रहा है तो कह रहे कि भाई इतिहास, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि इतिहास के हम बहुत बड़े खलनायक हो जाएंगे, ये पूरा रिजीम जो है इस एक घटना की वजह से इतिहास में कलंकित हो जाएगा। तो जसवंत सिंह जो फिल्म में बने हैं सीरीज में, वो कहते हैं कि भाई उनके एक उस्ताद थे, पंकज कपूर, हाँ जी, पंकज कपूर उस्ताद थे, वो कहते थे कि भाई, जो कि बड़ा मशहूर कोटेशन भी है कि भाई 1000 गुनहगार बच जाएं, है ना, लेकिन एक गुनहगार, एक बेगुनाह को जो है वो फांसी नहीं होनी चाहिए। है? इस आधार पे उन्होंने वो पूरा जजमेंट दिया था उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आत्मनियमन, जो आपने वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया है, थोड़ा भारी भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉमन हो जाएगा अगर ज्यादा बात करेंगे तो आत्मनियमन तो होता ही है आमतौर पे। आप समाज में रहते हैं, समाज में किससे कैसे बोले, कैसे बतियाएं, कहाँ किस तरह की कविता सुनाएं, है ना, किस तरह की फिल्म बनाएं, ये तो हर आदमी अपने तरीके से करता ही है। बहुत शुक्रिया अविनाश, ये जो आपने जहां पर इस बातचीत को लाकर खड़ा किया है, मैं इसी मोड़ पर चर्चा को आज समाप्त करना चाहूंगा। हालांकि ये विषय ऐसा है कि जो समाज के बीच में बार बार इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जो मूल शिवा जी ने उठाया था, जिस पर हम सभी ने बात की, कि समाज को अपरिपक्व बनाए रखने का जो एक खेल हमारी राजनीति ने किया है, कहीं ना कहीं दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए और उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं है। इसका फैसला वे खुद कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, यानी आपने सेंसर बोर्ड खड़ा कर दिया या और इस तरह की चीजें जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी जरूरत है भी या नहीं है। बहरहाल आज की इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इस बातचीत को देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ अगले हफ्ते हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।